Okay, good evening again. Welcome to Learners Academy. गुड इवनिंग सर। Good evening. Okay, so first session में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कवर किए and in this section we will cover question number 4 and 5. उससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा डाउटफुल है। कनिष्का कहीं से रिसर्च करके आई है कि इसको इसकी डिग्री डिफाइन की गई है, राइट? ऐसा आप कहना चाह रहे हैं। कनिष्का सेज कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं। अब अपने को वो चेक करना होगा अलग अलग बुक्स में से इंटरनेट पे कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन है नहीं। देखो कैसे, dy बाय dx का होल क्यूब है ये, राइट? आगे है प्लस 1 डिवाइडेड बाय dy बाय dx। 1 डिवाइडेड बाय dy बाय dx को हम या तो लिख दें dx बाय dy, ठीक है, और या फिर हम इसको लिख दें dy बाय dx की पावर माइनस, कैसे भी लिख दो, बात एक ही है। dy बाय dx की पावर -1 इक्वल टू व्हाट, 2। तो अभी अगर अपन देखें तो dy बाय dx की पावर -1 आ रही है, जो कि एक होल नंबर नहीं है। बट कनिष्का ने कहा कि अगर हम इस पूरी इक्वेशन को dy बाय dx से मल्टीप्लाई कर दें, क्या करें? पूरी इक्वेशन को dy बाय dx से क्या करते हैं बेटा? मल्टीप्लाई करते हैं। 1 सेकेंड। तो क्या होगा, देखो dy बाय dx की होल टू द पावर 4 हो जाएगी और dy बाय dx की पावर -1 तो यहां थी सही। -1 + 1 0, 0 मीन्स 1। किसी की भी पावर 1 हो, चाहे डेरिवेटिव की ही क्यों ना हो, किसी की भी पावर 1 हो तो पावर 0 हो तो क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। तो इसको dy बाय dx से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसकी पावर 0 हो जाएगी, दैट मीन्स का आंसर 1। एंड इधर क्या हो जाएगा? 2 dy बाय dx। तो अब आप चेक कर सकते हैं कि dy बाय dx की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 4 दिखाई दे रही है, तो हम कह सकते हैं कि डिग्री डिफाइंड है और आंसर क्या है? 4 है। तो दिस वे वी कैन फाइंड आउट द डिग्री। बट अब इसको थोड़ा सा क्रॉस चेक करना पड़ेगा, तो आज का या कल का दिन दो मुझे, तो मैं इसको क्रॉस चेक करके बताऊंगा कि इज दिस अलाउड और नॉट, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आया नहीं कभी सामने। ओके, चलिए अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट 5% पर ईयर। मैंने आपको बताया था जब भी कोई रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन आएगा तो इस चैप्टर में अपन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम मानेंगे। क्या मानेंगे बेटा? विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। एन अमाउंट ऑफ ₹1000 इज डिपॉजिटेड विद दिस बैंक, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स। भाई 1000 पे अगर अपन डिपॉजिट करें तो 10 साल के बाद वो कितने रुपए हो जाएंगे, ऐसा अपने को पूछा है उसने। और आपको बताया गया है कि प्रिंसिपल जो है कंटिन्यूअसली 5% पर ईयर की रेट से बढ़ रहा है, राइट? ओके, एक सेकेंड रुको। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। चलो, तो प्रिंसिपल जो है 5% पर ईयर की रेट से ग्रो कर रहा है ना। हमारा अमाउंट जो है बैंक में रखा हुआ है 5% प्रति साल की दर से वो बढ़ता जा रहा है। तो अगर 1000 पे आज डिपॉजिट कराएंगे तो 10 साल के बाद वो कितना होगा? अगर हम इसको डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन नहीं माने तो अपन सिंपली भी निकाल सकते हैं। कैसे? हमने बचपन से सीखा है ना कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। तो उस हिसाब से अगर निकालना चाहें तो देखो प्रिंसिपल कितना है? 1000 जो हम आज जमा करा रहे हैं। टाइम कितना ले रहे हैं हम? कितना ले रहे हैं? 10 ईयर्स। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 5% पर एनम। तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा? एक फॉर्मूला होता था, याद है क्या? बोलो। वही स्क्रीन पे देखो, यही वाला, P इंटू 1 + R/100 की पावर T। बट इस फॉर्मूला में कुछ फीडबैक्स हैं। फीडबैक्स क्या है कि अब अगर आप एक्चुअली इसको कैलकुलेट करने बैठोगे तो 1 + R/100, R कितना है? 5। तो 5/100 मतलब 5/100 का मतलब हो गया 1/20। तो एक्चुअली जब आप 1 + 1/20 करेंगे तो इट विल बी 21/20 की पावर 10। अब आप 21/20 को 10 बार मल्टीप्लाई करने बैठेंगे, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। और आज 10 साल पूछा, कल 100 साल बाद पूछ ले, फिर पूछ ले, उसकी मर्जी। नहीं, उसकी मर्जी कि वो पूछ ले कि 100 साल के बाद कितना होगा। सो इन दिस केस वी कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, यानी कि ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स यहाँ पे फेल हो गई। अब यहाँ पे आती है कैलकुलस मैथमेटिक्स। वहां पे अपन क्या करते हैं? रेट ऑफ चेंज को एज ए डेरिवेटिव मानते हैं। रेट ऑफ चेंज क्या होता है बेटा? डेरिवेटिव ऑफ ए क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। ओके, तो हमको गिवन क्या क्या है, एक बार वो पॉइंट्स नोट डाउन कर लेते हैं। हमको गिवन है कि प्रिंसिपल बढ़ता है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल with respect to time, rate of change of principal with respect to time इक्वल टू गिवन है हमको कितना? 5%। कितना गिवन है?
और हमेशा जो इंटरेस्ट लगता है किस पे लगता है बेटा? प्रिंसिपल पे। तो 5/100 ऑफ व्हाट? प्रिंसिपल। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? P अपॉन 20। मुझे बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, कैलकुलस में इसी सारी चीज को dp/dt लिख सकते हैं, यस और नो? रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, समझ में आया ना? तो dp/dt लिख सकता हूं, इक्वल टू क्या हो गया? इक्वल टू क्या हो गया? T/20। चलो वेरिएबल सेपरेट करते हैं, तो dp के नीचे p इक्वल टू व्हाट? dt/20, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स। तो dp/p क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन dp/p log मॉडुलस t, log मॉडुलस t इक्वल टू 1/20, तो एज इट इज कांस्टेंट है, और dt का इंटीग्रल t, सो इज इट t/20, राइट? ओके, एंड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्लस c लगा देंगे। ओके, यहां तक कोई डाउट बच्चों? नो। अब हमारे पास यहाँ पे c है जिसको अपने एलिमिनेट करना है, तो वी विल यूज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि आज हमारे पास 1000 रुपए हैं, वो 10 साल के बाद कितने होंगे ये पूछा गया है। तो आज हमारे पास 1000 रुपए हैं, दैट मीन्स एक सिचुएशन ले लो कि आज टाइम है 0 और पैसे कितने हमारे पास? 1000, राइट? और पूछ क्या रहा है कि टाइम जब 10 हो जाए, 10 साल हो जाए, तो प्रिंसिपल कितना होगा, यस और नो? भाई ये सिचुएशन गिवन है एंड ये सिचुएशन हमसे पूछ ली, समझ आया? भाई आज हमारे पास 1000 है, दैट मींस टाइम निकला ही नहीं ना प्रेजेंट में, अभी हम टाइम क्रॉस नहीं हुआ, टाइम गुजरा नहीं, तो टाइम की वैल्यू क्या हो गई? 0। और फिर प्रिंसिपल कितना हो जाएगा वहां पे? और 10 साल बाद हमसे पूछ लिया, 10 साल बाद यानी कि प्रिंसिपल को हम क्वेश्चन मार्क मान लेंगे, टी की वैल्यू 10 रखना। चलो पहली इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 1000 हेयर, सो वी विल गेट t की वैल्यू क्या लेनी है बेटा? 1000, और t की वैल्यू क्या रहनी है? 0/20, 10 नहीं 0, 0/20 प्लस व्हाट? c, तो 0/20 is 0, so the value of c is what? log 1000। ओके, सेकंड सिचुएशन पुट अप करो। सेकंड सिचुएशन, ये तो हो गई फर्स्ट सिचुएशन, अब बारी है सेकंड सिचुएशन की, यानी कि ये वाली। अब इस वाली सिचुएशन में क्या है? p पता नहीं है, p पता करना है। ओके, तो मेक इट log p का log p, नो चेंज। आगे चलते हैं, t की वैल्यू गिवन है कितनी? 10, तो 10/20, 0 से 0 यानी कि 1/2 प्लस c, कल तक नहीं था आज है, कल तक नहीं था आज है, ये रहा, क्या हो जाएगा? log 1000। ठीक है, तो ये क्या हो गया? log p इक्वल टू 1/2, 1/2 को भी मैं 0.5 लिख देता हूं। क्यों ख्याल आया 0.5 लिखने का? क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में 0.5 टाइप का कुछ दिया हुआ है, तो नजर होनी चाहिए उस पर। देखो दिया हुआ है ना, e⁻⁴ 0.5 इक्वल टू दिया हुआ है, तो उस पर नजर होनी चाहिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो ये इस तरीके से हो गया, log को log के पास लेके जाते हैं, तो log p माइनस log 1000 यानी कि log ऑफ p/1000, p/1000 इक्वल टू व्हाट? 0.5। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स वी विल गेट log, यहां से हटेगा क्या आ जाएगा बताओ? क्या आ जाएगा? p/1000 और e⁻⁴ 0.5 जिसकी वैल्यू गिवन है कितनी? 648 है, 28 है, 48 है। ओके, 1.648। ठीक है, तो ये इक्वेशन से हम p इजीली निकाल सकते हैं। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां निकाल लेता हूं, p की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1000 इंटू 1.648, दैट मीन्स 1648। दैट मीन्स अगर अपन 10 साल तक पैसा छोड़ दें तो 1648 रुपए मिलेगा, क्योंकि टी की वैल्यू 10 डालती, पी की वैल्यू ये आ रही है। कई बार क्वेश्चन उल्टा भी आएगा, क्वेश्चन उल्टा क्या आएगा कि 1000 रुपीज 2000 रुपीज कितने सालों में होंगे, तो वहां पे पी की वैल्यू गिवन है 2000 और टी पूछ रहा है, यहाँ पे टी की वैल्यू दे रहा है 10 साल और पी पूछ रहा है। ओके, उससे पहले एक इंफॉर्मेशन ऐसी कोई दे देगा जिससे सी एलिमिनेट हो जाएगा, जैसे यहां दे दी, एक इंफॉर्मेशन कोई भी ऐसी आपको दे दी जाएगी जिससे सी एलिमिनेट हो जाएगा। समझ आया? तो ये काफी इजी क्वेश्चन होते हैं, ये मतलब स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं, इनमें हमको मार्क्स स्कोर करने अगर आ जाए तो। ये वाला पोर्शन हमारे एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स में डिफिकल्ट था, यहाँ पे स्फीयर के अंदर हेमिस्फीयर डाल देता था, फिर उसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम पता नहीं क्या क्या पूछता था। यहाँ पे ये पोर्शन बहुत आसान है। ओके, तो इस पोर्शन को यहाँ नहीं छोड़ना है, मतलब आता है तो अपने को स्कोर करना है। ओके, चलें आगे। चलिए, तो सर इसको डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हैं क्या? डिफरेंशिएट किसको करोगे बेटा? सर जैसे पहले 6th चैप्टर में करते थे वैसे।
पहले पहले कहाँ सिक्स्थ चैप्टर। हाँ, अरे बेटा अपने को रेट ऑफ चेंज वहां निकालना होता था, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज गिवन है। देखो रेट ऑफ चेंज गिवन है, वहां पे अपने को रेट ऑफ चेंज निकालना होता, तो डिफरेंस है ना। अब रेट ऑफ चेंज गिवन है, दैट मींस डेरिवेटिव गिवन है, तो डेरिवेटिव गिवन है तो फिर इंटीग्रल निकालेंगे ना, उल्टा प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, यस सर। ओके। हाँ बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? मतलब इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाया, यू मीन टू से, बाकी किया तो इंटीग्रेशन ही है ना, तो इतनी सी चीज का आधा नंबर काट दो। ओके, तो फिर आधा और काट दो। ठीक है, चलो। आप में से कोई टीचर बनना नहीं चाहता क्या बड़े होके? कोई भी नहीं बनना चाहता? हम ही पागल हैं क्या? मतलब हमको तो काफी है ना, नोबल प्रोफेशन से ज्यादा पीसफुल प्रोफेशन लगता है ये। आपको समझाना नहीं आता, वो तो प्रॉब्लम है, बट उसकी ट्रेनिंग होती है आजकल। मतलब जो पुराने टीचर्स लगे हुए हैं ना, किसी के मम्मी पापा टीचर छोड़ने, ओके तो आप दिल पे मत लेना भाई, पुराने टीचर जो लगे हुए हैं ना, उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती थी, लिटरली ऐसा होता था। क्योंकि क्या होती थी, पोस्ट ज्यादा होती थी, कैंडिडेट कम होते थे, तो जिन्होंने फॉर्म भरा वो लग गए। करीब करीब पुराने टीचर्स लगभग सब ऐसे ही लगे हैं। फिर जैसे जैसे जनरेशन बढ़ी, फिर कंपटीशन बढ़ा। आज के टाइम पे जो टीचर्स बन रहे हैं ना बेटा, गवर्नमेंट टीचर्स बन रहे हैं, वो बिल्कुल क्रीम है। क्रीम का मतलब वो बहुत ट्रेनिंग लेके आए। आजकल उनकी बीएड की ट्रेनिंग इतनी खतरनाक होती है, रात को 2-2 3-3 बजे तक उनकी प्रोजेक्ट फाइल्स बनती हैं। उनको ये तक बताया जाता है कि आपको पढ़ाना है ना, तो आपको 45 डिग्री के एंगल पे खड़े होना है। इतनी टफ ट्रेनिंग होती है, तो जिसको नहीं आता समझाना, वो उस ट्रेनिंग से सीख जाता है। तो इफ यू वांट टू बी ए टीचर, बिकॉज टीचर इज द मोस्ट नोबल प्रोफेशन एवर। ठीक है ना। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अटेम्प्ट किया क्या किसी ने? ये अटेम्प्ट करो तो माने, मतलब अटेम्प्ट करके सही भी करो तो माने। किया किया क्या? अच्छा किया है इसने? हाँ, देखा तो नहीं। अच्छा छोड़ो, घर पे ट्राई किया था क्या? देख के नहीं आया, देख के तो आएगा भी कैसे मैथ से? हाँ, देख के तो कुछ, पर कुछ नहीं हुआ। अच्छा अभी ट्राई करना चाहोगे? सोचो कैसे करेंगे। अच्छा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, लेट चलो जैसे जैसे आप कह रहे हो थोड़ा थोड़ा ट्राई करते हैं। दिस वाज द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ ऑल, मतलब बेस्ट क्वेश्चन इन द सेंस द मोस्ट डिफरेंट क्वेश्चन। इससे डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है इस एक्सरसाइज में, नहीं इस टेस्ट पेपर में, सॉरी। ये है हमारा क्वेश्चन, और बड़ा कर देता हूं। So this is our question, dy by dx equals to e to the power x minus y multiplied by e to the power x minus e to the power y। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। देखो dy by dx एज इट इज, e to the power x minus y को मैं क्या लिख सकता हूं, e to the power x divided by e to the power y, e to the power x divided by e to the power y, right, multiplied by what, e to the power x minus e to the power y। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आगे चलो, dy by dx मल्टीप्लाई कराओ, तो e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x मतलब e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय e टू द पावर y माइनस, अब जब इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो ये और ये कट जाएंगे, तो कट के क्या बचेगा, ओनली e टू द पावर x। तो इतना तो कर दोगे, इस यहां तक करने में तो कुछ दिक्कत आएगी नहीं। बट द प्रॉब्लम इज कि आगे क्या करें। अब क्या करें, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लग रही है, या वेरिएबल सेपरेट करें, या होमोजीनस। होमोजीनस का तो चांस ही नहीं है, क्योंकि पावर में कैसे डिवाइड कराओगे। पावर जब जब भी अलग जाती है तो फिर पावर उसी फॉर्म में हो, या तो y बाई एक्स की फॉर्म में हो या x बाई वाई की फॉर्म में हो, तब तो वो होमोजीनस बन पाएगी। नहीं तो अगर पावर लग गई तो होमोजीनस का पत्ता साफ। अच्छा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ट्राई करो, इज इट ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? तो फिर वही होगी, तो उसमें चेंज करो, कौन से टाइप की है। देखो ये बेटा बहुत बड़ी कमी है, आप घर पे ट्राई नहीं करते हो। आप अपनी इस कमी को ओवरकम कर लो, देखो आपकी मैथ्स कितनी सॉलिड हो जाती है।
अकेले में बैठ के किसी भी मैथ्स के क्वेश्चन से एक बार लड़ाई करो, लड़ाई करो मतलब उस पे उसको कहो कि तेरे को सॉल्व करके ही मानेंगे, और फिर देखो आपकी मैथ्स कितनी अच्छी होती है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी क्या? क्यों नहीं सोच रहे हो, सर। क्यों सोच रहे हो बन ही नहीं सकती? क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह की होती थी, एक में dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई आता था, एक में dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स आता था। x या y इसमें कहाँ है? ना तो x दिख रहा ना y दिख रहा, e टू द पावर x दिख रहा है, x और y कहाँ है भाई? x इंटू पी करोगे ना, चलो p एज ए फंक्शन ऑफ x मान लोगे, लेकिन y कहाँ से लाओगे? या p एज ए फंक्शन ऑफ y सोच लोगे तो x कहाँ से लाओगे? अकेले में कहीं x और y तो दिख ही नहीं रहा, नहीं दिख रहा ना, तो पॉसिबल ही नहीं है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो। तो सम सब्स्टिट्यूशन हैज टू बी मेड। अब आप सोचो किस तरह का सब्स्टिट्यूशन इसमें हमको चाहिए होगा। देखो एक काम करते हैं हम लोग, इस e टू द पावर y को एक बार में इधर लेके जा रहा हूं, मतलब इस स्टेप से पहले एक स्टेप कर रहा हूं मैं। ये e टू द पावर y जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैं यहां लेके गया इसके पास, तो ये हो जाएगा e टू द पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यस और नो। और केवल e टू द पावर x को मल्टीप्लाई कराओ तो e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर x प्लस वाई, क्योंकि e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y करोगे ना तो पावर्स जुड़ जाएंगी। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं? अच्छा अब ये e टू द पावर y को है ना, इसको सब्स्टिट्यूट करो। कौन सा माइनस बेटा? ये माइनस तो अपनी जगह ही रहेगा ना। देखो ई टू द, देखो स्क्रीन पे देखो, ये e टू द पावर y तो उधर चला गया, ये e टू द पावर y तो उधर चला गया। अब e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x, फिर माइनस, और e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y हो जाएगा e टू द पावर x इंटू, इस तरीके से तो x प्लस वाई हो जाएगा पावर में। कोई डाउट नहीं है यहां तक? स्टेप बाय स्टेप से यहां तक कोई भी डाउट नहीं है ना? चलो अब आप सब्स्टिट्यूशन करो बेटा, e टू द पावर y को ले लो कोई तीसरा वेरिएबल, लेट अस टेक इट t, लेट e टू द पावर y बी t। ओके, तो अब इसका डेरिवेटिव निकालो विद रेस्पेक्ट टू x जरा। तो e टू द पावर y का डेरिवेटिव क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू x? यस ऑब्वियसली, क्या? e टू द पावर y, ओके, डॉट डी वाई बाई डी एक्स, वेरी गुड, इक्वल टू dt by dx, यस ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन करना जरा, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, मतलब इसको सर हाँ बोलो बोलो बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो जल्दी से। ये तो सर कांस्टेंट है ना, इसका डेरिवेटिव तो 0 आना चाहिए ना। e टू द पावर y कांस्टेंट कैसे हो सकता है? y वेरिएबल है ना बेटा, x एंड y आर वेरिएबल्स, y इज एन डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट इज नॉट ए कांस्टेंट। ठीक है, यस सर। y एज ए फंक्शन ऑफ x में जब भी अपन लिखते हैं ना y एज ए फंक्शन ऑफ x, तो उसमें x इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और y डिपेंडेंट, दोनों वेरिएबल्स हैं। इसके अलावा कोई तीसरी चीज है तो वो कांस्टेंट है। मान लो यहाँ पे a लिख दूं, b लिख दूं, वो सब कांस्टेंट है। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? अब सुनिए, और सर हाँ बताओ। सब्स्टिट्यूशन की जगह लॉग भी तो ले सकते थे ना? टेकिंग एंटी लॉग, अच्छा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। आप dy बाई डी एक्स को लॉग में लेके जाओगे, सोचो फिर आगे क्या करोगे? लॉग dy बाई डी एक्स, आगे क्या करोगे? कुछ होगा ही नहीं ना। ठीक है, नहीं सर, ये जो नीचे ब्रैकेट वाली टर्म है इसमें लेंगे तो ई वाई का, जब लॉग लेंगे तो वाई रह जाएगा। बेटा इधर लेंगे तो एलएचएस में भी तो रहना पड़ेगा, केवल इस जगह थोड़ा ले सकते हैं, केवल आरएचएस में थोड़ा ले सकते हैं। अगर इधर लॉग है तो इधर भी लेना पड़ेगा, और इधर लॉग है तो लॉग ऑफ dy बाई डी एक्स का क्या करोगे फिर? उसका कुछ करने का हमारे पास इंतजाम नहीं है ना। ठीक है, तो एक साइड सॉल्व हो जाए और एक साइड कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। भाई इधर जो भी होगा, पहली बात तो इधर सॉल्व होगा या नहीं होगा वो भी पता नहीं है, चलो होगा या नहीं होगा, पर इधर तो 100% नहीं होगा। लॉग ऑफ dy बाई डी एक्स का क्या होगा? ठीक है ना बेटा ना?
केवल और केवल जो इस तरीके से होते हैं log of e to the power x, वहां पे इसका आंसर क्या आ जाता, x आ जाता। अब आप log कहाँ लगाओगे, पूरे पे लगेगा log, एक बार तो पूरे पे लगेगा, फिर सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा अलग अलग, तो जो मल्टीप्लाई में है वो प्लस में होंगे, जो डिवाइड में है वो माइनस में होंगे। ठीक है, वो आगे की कहानी है, किस में हटेगा किस में नहीं हटेगा, किस में क्या होगा, वो सब आगे की कहानी है, बट एलएचएस में तो वैसे भी नहीं हट पा रहा है ना। ओके चलो अब अपन देखते हैं। सेकंड स्टेप में लगाएंगे तो e की पावर y है तो y रह जाएगा ना, जिसमें ब्रैकेट बना हुआ है बेटा ना। लॉग जब लगेगा तो पूरे एलएचएस पे लगेगा ना, बोलो। अब ये यस log सर। ऑफ a इंटू बी जैसी चीज बन गई, log ऑफ a इंटू बी। अब log ऑफ a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b। तो कुल मिला के log dy बाई dx चीज जैसी चीज तो निकल के आ ही रही है ना, इसका क्या करेंगे। ठीक है, यस सर। ऐसा तो है नहीं कि जहां जहां हमारी सहूलियत होगी वहां वहां तो ई और लॉग को हटा देंगे और बाकी हमको जरूरत नहीं तो उसको हटाएंगे नहीं, है ना, ऐसे तो हो नहीं सकता ना मनमर्जी। ओके चलो, अब आप देखो इतना सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया होगा। अब सुनो ये इक्वेशन कैसे चेंज होती है, ध्यान से देखना। आपके पास एलएचएस में क्या है, ई टू द पावर वाई इंटू डीवाई बाई डी एक्स। ध्यान से देखो उसकी वैल्यू क्या लिखी है हमने, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू, आपके पास आरएचएस में क्या है बेटा, e टू द पावर 2x, लेट इट बी e टू द पावर 2x, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस आगे क्या है, e टू द पावर x प्लस वाई को एक्सपेंड करो तो उसको क्या लिखोगे, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y, ऐसे लिखोगे। तो e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y की जगह आपने t लिया, चेक करो, लिया है। अब आप इस वाली टर्म को उधर लेके जाइए और आप चेक कर पाएंगे कि ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इस वाली टर्म को, ये जो नेगेटिव वाली टर्म है इसको dt बाई डी एक्स के पास में लेके जाइए, dt बाई डी एक्स प्लस ई टू द पावर x इंटू टी इक्वल टू ई टू द पावर 2x। चेक करो ध्यान से, बस ये था कि वहां पे dy बाई डी एक्स होती थी, अभी हमारी dt बाई डी एक्स है, प्लस प्लस पी वाई होता था, अभी पी टी हो जाएगा इक्वल टू क्यू। चेक करो p और q आर फंक्शंस ऑफ x, और वहां पे y बचता था, अब t बचेगा क्योंकि dy बाई डी एक्स की जगह dt बाई डी एक्स है ना, ये t इससे मैच होता था ऊपर वाले से, याद है। तो ऐसा कंपेयर करने से p एंड q आ जाएंगे कुछ तो, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के और आगे का काम वही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बोलो p क्या हो जाएगा एंड q क्या हो जाएगा, 2x। लेट्स फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन p क्या है, e टू द पावर x। अच्छा, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन वही e टू द पावर x, और e टू द पावर x हो जाएगा, इसको मैं लिख दूं x, बोलो e टू द पावर x को इसको नहीं लिख सकते, ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा ना, इसको ऐसे नहीं, e से e काट दो, ठीक है, log से e कटता है, इसे e नहीं कटता, ठीक है। तो e टू द पावर x ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, यहां तो कोई डाउट नहीं है। चलो अब अपन लिखते हैं जनरल सॉल्यूशन, आ जाइए यहाँ पे। जनरल सॉल्यूशन क्या होता था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बट इस केस में y नहीं होगा, t होगा, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, चेक करो, e टू द पावर x इक्वल टू q इंटू q क्या है, e टू द पावर 2x इंटू क्या हो जाएगा, e टू द पावर x इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, और प्लस क्या लगा देना है आपको, c। यहां तक कोई डाउट, ओके। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए अगेन कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। आप e टू द पावर x को t लेंगे, क्या लेंगे, e टू द पावर x को t लेंगे। लेट मी चेंज द कलर, तो ये यहां तक अलग कहानी है। ओके, तो अगर मैं e टू द पावर x को t तो नहीं लूंगा, t तो हो गया ना यूज, बताओ अगला वेरिएबल u, ठीक है। तो e टू द पावर x को अगर मैं u ले लूं तो e टू द पावर x इंटू डी एक्स du हो जाएगा, ओके। अच्छा, तो फिर ये इक्वेशन कैसे बनेगी, ध्यान से देखें। एलएचएस को तो छेड़ो मत, ऐसा नहीं कि एलएचएस में भी उसको u ले लो, एलएचएस में इसको e टू द पावर x को u लेने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी सॉल्व्ड है, अपन बाद में जाके u को वापस भी तो चेंज करेंगे। तो अभी मैं e टू द पावर x की जगह u लिखूं फिर वापस u को e टू द पावर x लिखूं, उससे कोई फायदा है नहीं, तो इसको हाल फिलहाल चेंज ना करें। तो हम लिखेंगे t इंटू e टू द पावर x, नो चेंज हेयर, इंटीग्रेशन ऑफ, अब e टू द पावर 2x को क्या लिख सकते हो, बोलो
e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x, ऐसे ही लिखोगे e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x। तो जो एक e टू द पावर x है, जो एक e टू द पावर x है उसकी जगह तो लिख दो u, और जो दूसरा e टू द पावर x है उसको dx से मल्टीप्लाई करके लिख दो du। समझ आया? देखो e टू द पावर 2x था ना, इसको क्या लिख सकता था मैं, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x, और दूर कहीं dx भी बैठा है तो एक e टू द पावर x को तो क्या लिख दिया u, और एक e टू द पावर x को dx से मल्टीप्लाई करके क्या लिख दिया du। तो u du, यहां तक कोई डाउट? ठीक है। अब बीच में एक और चीज है हमारे पास, उसको भी देख लो। बीच में है हमारे पास e टू द पावर x, तो e के ऊपर e टू द पावर x और e टू द पावर x को आपने क्या माना है u। अब तो पार्ट्स लगा और खत्म करो। ठीक है, चलो करते हैं आगे सॉल्व। तो t इंटू e टू द पावर x इक्वल टू, बोलो फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रिक, फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रिक एंड सेकंड फंक्शन एक्सपोनेंशियल। चलो तो यहाँ पे स्पेस की कमी है, समझ गए होंगे। फर्स्ट फंक्शन u है तो फर्स्ट फंक्शन में नो चेंज, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल सेम वही होगा माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी u का डेरिवेटिव 1 इनटू इसका इंटीग्रल वही, और इसका अगेन इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू u। ठीक है, तो आगे सॉल्व कर देता हूं। ये हो जाएगा u इंटू e टू द पावर u माइनस e टू द पावर u इंटू 1 क्या हो जाएगा e टू द पावर u, और e टू द पावर u का अगेन इंटीग्रल क्या हो जाएगा बच्चों e टू द पावर u। दैट इज इट। और आगे प्लस सी भी था तो वो भी लिखो, जैसे यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो। अब पहले u को तो बदलो किसमें, x में, और इधर t को बदलो y में। तो ये इक्वेशन बनी ना, ये LHS है इस इक्वेशन का, देखो ध्यान से, ये तो LHS है और ये RHS है। तो t को तो बदलना है किसमें, y में, और u को बदलना है किसमें बेटा, x में। चलो बदल दो, यहां बदल दो, यहाँ एक खोपचा बना दिया हमने, देखो। ओके, t को क्या लिया था हमने शुरुआत में, देखो t को क्या लिया था e टू द पावर y। तो t को अगर हमने e टू द पावर y लिया था तो t इंटू e टू द पावर x है ना, तो e टू द पावर y इंटू e टू द पावर x, ये तो LHS हो गया। सब कुछ y और x में चाहिए ना अगेन हमको। ओके आगे आओ, उसके बाद फिर हमने RHS में देखो u है, u को क्या लिया था e टू द पावर x लिया था, तो e टू द पावर x, और e टू द पावर u को क्या लोगे आप e टू द पावर x माइनस अगेन क्या हो जाएगा e टू द पावर u, और u को क्या लिया था, एक काम कर सकते हो ना, देखो e टू द पावर u को चाहो तो हम कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है, या चाहो तो अभी ले लेते तो पहले ले लेते, अब छोड़ दो। तो e टू द पावर x अगेन और प्लस c। तो आप देखो e टू द पावर x LHS में भी है और RHS की दो टर्म्स में, तो दो टर्म्स में है तो हम चाहें तो इसको काट भी सकते हैं। देखो यहाँ पे LHS में एक टर्म में है और RHS में दो टर्म्स में है ना, तो हम चाहें तो इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। कैंसिल आउट करोगे तो क्या आ जाएगा, e टू द पावर y बचेगा यहाँ पे, वहां पे कैंसिल आउट हो गए e टू द पावर x बचेगा, माइनस फिर क्या बचेगा 1 बचेगा, लेकिन c से डिवाइड भी कराना है, तो c से डिवाइड कराना है तो क्या लिखोगे e टू द पावर माइनस e टू द पावर x। दिस इज योर फाइनल जनरल सॉल्यूशन। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, बोलो, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया। देखो e टू द पावर x बचा यहाँ, तो फिर -1 बचा, प्लस c से डिवाइड होगा ना ये, तो c से डिवाइड होगा तो e टू द पावर x क्या बन जाएगा e टू द पावर माइनस e टू द पावर x। सो दिस इज योर फाइनल जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। और जनरल सॉल्यूशन ही पूछा था, थैंक गॉड जनरली पूछा था, पर्टिकुलर नहीं पूछा था। ओके तो मार्क करो, अल्टीमेट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही, बट सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमको वो चीज दिखाई, दो सब्स्टिट्यूशन हुए। एक सब्स्टिट्यूशन तो इसलिए हुआ है ताकि वो लीनियर की तरह दिखाई दे, दूसरा सब्स्टिट्यूशन इसलिए आया ताकि इंटीग्रल सॉल्व हो सके। ठीक है, चलें लास्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी। लास्ट क्वेश्चन तो सबसे सरल क्वेश्चन था, उसके मतलब दोनों पार्ट इजी थे, फटाफट खत्म करो। थोड़ा छोटा कर दो। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + y² * dx
और इक्वल टू टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई। बोलो इजी था ये तो काफी, बोलो नहीं हुआ तो बहुत इजी था यार। चलो इसको फर्स्ट पार्ट को देखो, तो क्या करेंगे सबसे पहले dy बाई डी एक्स बताओ क्या हो जाएगा, यहां से चेक करके बताओ। 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स। अब देखो इस पोजीशन में कुछ भी नहीं हो पाएगा, आप ध्यान से देखो इस पोजीशन में कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप अलग अलग नहीं कर सकते ऐसे करके और ऐसे करके, तो आपको करना पड़ेगा क्या, रेसिप्रोकल। तो मैं डायरेक्ट रेसिप्रोकल ही लिख रहा हूं। बोलो dx बाई dy क्या होगा, यानी कि ये दूसरे टाइप वाली इक्वेशन बनेगी। हाँ बोलो, टेन इनवर्स y और माइनस एक्स में यहां लिख रहा हूं माइनस एक्स, और दोनों से डिवाइड करा दूं 1 प्लस वाई स्क्वायर को, अलग अलग कर दिया यानी कि मैंने सीधे ही। ओके समझ आया ना भाई, माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर करता ना, तो फिर अलग अलग भी तो करता। तो अब आप देखो अगर एक्स वाली टर्म को वहां ले जाएं तो बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बोलो कैसे, dx बाई dy प्लस एक्स बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, टेन इनवर्स y डिवाइडेड बाय व्हाट 1 प्लस वाई स्क्वायर। किससे कंपेयर करोगे, dx बाई dy प्लस px, तो px से कंपेयर करना है अपने को, px से कंपेयर करेंगे dx बाई dy प्लस px इक्वल टू q से कंपेयर करेंगे, तो x से x कटा तो p की वैल्यू क्या आ गई, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहां लिख देता हूं p की वैल्यू आ चुकी है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, q भी पूरा फंक्शन ऑफ y बन रहा है, टेन इनवर्स y डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो p एंड q दोनों फंक्शंस ऑफ y बन रहे हैं, यही बनने चाहिए थे और यही बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्या करेंगे अगली चीज, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिए फटाफट, यही बगल में निकाल लो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx नहीं dy। ओके तो इंटीग्रेशन e टू द पावर इंटीग्रेशन dy क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वॉट dy, क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन, टेन इनवर्स y। फाइन, कोई डाउट नहीं आता तक। चलो लेट्स राइट द जनरल सॉल्यूशन। तो उल्टी टाइप की थी तो क्या लिखूंगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, टेन इनवर्स फाइव इक्वल टू व्हाट, q, q इंटू q क्या था, q ये था टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और इंटू अगेन e टू द पावर टेन इनवर्स y इंटू व्हाट dy। इस पूरे का करना है इंटीग्रेशन, लास्ट में क्या लिखना है प्लस से। यहां तक कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। ओके चलो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर सही निकाला है, हाँ बिल्कुल सही है, x इंटू ई टू द पावर टेन इनवर्स y, नो चेंज। अब देखो टेन इनवर्स y इंटू टेन इंटू ई टू द पावर टेन इनवर्स y, तो मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा अगेन। तो हम कर लेते हैं टेन इनवर्स y को अगर मैं t ले लूं, अगर मैं टेन इनवर्स y को t ले लूं तो उसका डेरिवेटिव मौजूद है ना, है कि नहीं है। सो लेट्स टेक इट, यहां पे कर देता हूं। अगर मैंने टेन इनवर्स y को ले लिया t, तो dy बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, dt। तो ये dy डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह dt लिख पाऊंगा, मैं लिख दूंगा इसकी जगह dt, और टेन इनवर्स y जहां जहां है वहां पे लिख दूंगा t। तो देखो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स y की जगह तो t इंटू ई टू द पावर टेन इनवर्स y की जगह e टू द पावर t, और dy डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह dt। ओके प्लस c तो पहले भी था अभी भी है, अब इसको सॉल्व करना है, दैट इज इट। अगेन क्या लगेगा यहाँ पे, पार्ट्स, पार्ट्स ही लगेगा जैसे पहले लगा। चलो तो फर्स्ट फंक्शन क्या बनेगा बोलो बेटा, अलजेब्रिक, तो t का t एज इट इज सॉरी, एंड सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल माइनस t का डेरिवेटिव 1 e टू द पावर t का इंटीग्रल e टू द पावर t, दोनों का प्रोडक्ट e टू द पावर t और उसका इंटीग्रल e टू द पावर, थोड़ा डायरेक्ट कर दिया मैंने, चलेगा ना, प्लस व्हाट c, और इधर क्या है हमारे पास x इंटू ई टू द पावर टेन इनवर्स y। अब क्या है, बस t को t सब्स्टिट्यूट कर दो और आंसर आ जाएगा। तो t को क्या लिया था बोलो, t को क्या लिया था,
tan इनवर्स y, और उधर भी है देखो tan इनवर्स y, e टू द पावर tan इनवर्स y उधर भी है, तो उसको काट दो। चलो एक बार पहले डी सब्स्टिट्यूट कर दो, x इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y इक्वल टू t की वैल्यू tan इनवर्स y था ओनली, हाँ tan इनवर्स y इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y माइनस व्हाट e टू द पावर tan इनवर्स y प्लस व्हाट c। तो इससे काट दो, तो 3 जगह तो कट जाएगा और c के नीचे आ जाएगा। ओके, वैसे काट नहीं सकते तो लिखो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, x इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y से तो कट गया, बचा क्या tan इनवर्स y, इधर क्या बचा 1, और c से डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा c इंटू ई टू द पावर माइनस y। दिस इज द फाइनल। और इसमें पर्टिकुलर निकालना है या जनरल निकालना है? दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, देखो जब उल्टे टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी dx बाई dy की, तो उसमें x एज ए फंक्शन ऑफ y लिख के छोड़ना है। जैसे इसमें देखो x एज ए फंक्शन ऑफ y दिख रहा है, यहाँ पे x है यहाँ पे y है। ओके, और अगर dy बाई dx टाइप की बनेगी तो फिर y एज ए फंक्शन ऑफ x बना के, आपको माइंड में कंफ्यूजन रहेगा ना कहाँ जाके छोड़ें, तो आप अगर dy बाई dx है तो y एज ए फंक्शन ऑफ x बना के छोड़ दीजिए, और dx बाई dy है तो x एज ए फंक्शन ऑफ y बना के छोड़ दीजिए, वो फाइनल आंसर माना जाएगा। ठीक है, चलें लास्ट पार्ट पे, कर दूं डिलीट? किसी ने अटेम्प्ट किया था ये? नहीं, तो ये तो इजी था उल्टा। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला भी वैसे तो इजी है, पर नेक्स्ट वाले में पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो काम ज्यादा है हमारे पास, है ना। चलो, तो 2y क्या हुआ, 2y इंटू ई टू द पावर x प्लस वाई है, e टू द पावर x डिवाइडेड बाय y है, इंटू डी एक्स प्लस वाई माइनस 2x ई टू द पावर x बाई वाई इंटू डी वाई। अब देखो वैसे तो dy बाई डी एक्स में कन्वर्ट करते हैं, बट यहाँ पे x बाई वाई दिख रहा है पावर में, जो कि किसी भी हालत में बदलेगा नहीं, तो क्यों ना इसको शुरू से ही dx बाई डी वाई बनाए, समझ रहे हो। dy बाई डी एक्स को वापस रेसिप्रोकल करना ही पड़ेगा, क्योंकि पावर में x बाई वाई को तो छेड़ ही नहीं सकते, तो लेट्स मेक इट dx बाई डी वाई। तो अभी तक इन सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो आई होप आप एक ही स्टेप में बता सकते हो कि dx बाई डी वाई क्या होगा। यहाँ बताओ मुझे, बोलो चेक करके बताओ, या वहीं बता दो उसी के नीचे, dx बाई डी वाई क्या होगा। dx से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, 2y ई टू द, तो ये तो आएगा नीचे 2y ई टू द पावर, और dy से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सारी चीज, बट ये सारी चीज उधर जाके माइनस भी तो होगी, माइनस होगी मतलब ये दोनों फ्लिप हो जाएंगे, समझ आया। अगर आप एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट बना देते हो तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, फुल मार्क्स मिलेंगे, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डायरेक्ट ही बना के आना, उससे काफी टाइम सेव होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसको अलग अलग कर दो बस, अब यहाँ पे स्पेस नहीं इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ, देखो dx बाई डी वाई इक्वल टू, अलग अलग करो कैसे, ऐसे, ये भाई साहब अलग और ये भाई साहब अलग, तो अलग अलग करके बताओ क्या क्या आएगा। तो 2 से 2 कटा, e टू द पावर x बाई वाई से e टू द पावर x बाई, क्या बचा ओनली x बाई वाई, y बाई x कहां दिख रहा है बेटा, ये अलग अलग करना है जनक। सबसे पहले हमने को क्या करना है, ये अलग करना है और ये अलग करना है। तो जब ये अलग हो जाएगा तो ये वाली टर्म में ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, क्या बचेगा x बाई वाई, और अगली टर्म में y से y कटेगा बस। ओके, तो अब बताओ क्या क्या चीज बची, इधर तो बचा x बाई वाई माइनस, उधर क्या बचा y से y गया, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ई टू द पावर x बाई वाई। ठीक है, अभी अब देखो क्लियरली इट इज ए फंक्शन ऑफ x बाई वाई, यस और नो, फंक्शन ऑफ x बाई वाई है या नहीं है, वी कैन मेक ए सब्स्टिट्यूशन, करो x बाई वाई को क्या लेते थे अपन, v, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, which will give me y is equals x equals to vy, yes, x equals to vy, and on differentiating I will get what, differentiating with respect to y, so dx by dy equal to v plus y dv by dy। ठीक है, make it equation number 2 and this was my equation number 1। तो दोनों से dx by dy and dx by dy की वैल्यू आ गई। On comparing what I will get, देखो ये वाली टर्म पहले लिख लो, तो v प्लस y इंटू डी वी बाय डी वाई, ये पहले लिख लो इक्वल टू,
वो बाद में लिखो। तो x बाई वाई को क्या लिखोगे, v माइनस 1/2 और e टू द पावर x बाई वाई है ना वहां पे भी, तो e टू द पावर v। ठीक है, ये v से v तो गया, v से v तो गया। क्या बचा अब, कर लो वेरिएबल्स इधर उधर कर लो, तो v को इधर पहुंचा दो, तो v इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा e टू द पावर v इंटू dv, और उधर -1/2 तो ऑलरेडी है, और क्या हो जाएगा dy बाय y, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स। बोलो यहां तक कोई डाउट हो तो? नो, करो इंटीग्रेट। e टू द पावर v का e टू द पावर v ही रहेगा, -1/2 log मॉडुलस y प्लस c। ठीक है, और उसके बाद अब इसको उसमें चेंज कर दो, v को सॉल्व कर दो, मतलब v की वैल्यू क्या थी, x बाई वाई इक्वल टू -1/2 log मॉडुलस y प्लस c। बट होल्ड ऑन, हमको यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए। होमोजेनियस इक्वेशन में अक्सर आपको क्वेश्चन पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मिलेगा, याद रखना जनरली। तो x इक्वल टू 0 और y की वैल्यू 1 पुट अप करें, तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1। 1 सेकेंड। तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्या पुटअप कर रहा हूं मैं, एक मिनट, मैं ये पुटअप कर रहा हूं x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1, ये मैं इसमें पुटअप कर रहा हूं। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है, e टू द पावर 0 इक्वल टू -1/2 log y की वैल्यू क्या पुटअप करोगे, 1 प्लस c, एंड log 1 क्या होता है, 0। तो c प्लस 0, e टू द पावर 0 की वैल्यू हो गई 1, 0 प्लस c, it will give me c की वैल्यू what, 1। just put it here and write the answer, खत्म। this is your particular solution, c की वैल्यू 1। so this is, हाँ आधा नंबर काट दो। किसने निकाली सी की वैल्यू गलत, राजा ने। क्या निकाली है, 2 कहां से दिखी, log 1 को भी 1 मान लिया है ना, तो log 2 को 2 मान लो, log 3 को 3 मान लो, log है ही क्या, फिर तो log कुछ ही नहीं है, फिर तो log क्या के जो लगे वही है। अच्छा अब सुनो एक मिनट, अगर आप इधर देखो, आप अगर इसको उधर लेके जाके 2 बनाओगे, तो ये c क्या फिर ऐसे शोपीस के लिए रखा हुआ है, ये c जो है वो 2c नहीं होगा। भाई आप 2 को उधर कब लेके जा सकते हो, जब आप एलसीएम ले चुके हो। आप ऐसे ही किसी टर्म से उठा के थोड़ा ना उधर लेके जाओगे, तो आप चाहे से उधर ले जाओ, आंसर c का फिर भी 1 ही आएगा, फिर 2c की वैल्यू 2 आएगी, तो c की वैल्यू 1 अगेन 1 ही आएगा। ओके, तो ऐसे ही नहीं उठा के ले जाएंगे, पूरा एलसीएम लो, आपको उठा के लेके जाना है, नो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप, लेकिन फिर एलसीएम लोगे तो फिर ये 2c हो जाएगा। ठीक है जी, सो दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन फुल एंड फाइनल। ठीक है, हाँ टाइम तो हो गया, मेरा भी हो गया। जाओ, और कल से क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग, डिफरेंशियल, ओ सॉरी वेक्टर अलजेब्रा। तो कल से ज्योमेट्रिक पार्ट शुरू हो रहा है आपका, कैलकुलस का एंड हो गया अपना, है ना। कितने महीनों से चल रहा है कैलकुलस, नवंबर। डिफरेंशिएशन भी तो था ना उसी में ही, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, तो 4 महीने का ये खत्म हुआ, अक्टूबर से चल रहा है फिर तो उल्टा, उससे भी 1 महीने से पहले से चल रहा है। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का इन केस अगर अपने को बाद में टाइम नहीं मिलता है रिवीजन करने का, तो आप अलग अलग क्वेश्चंस छांट के रखें, प्रैक्टिस करते रहें, और कोई डाउट्स हो तो बीच में पूछते रहें। ओके, चलिए फाइन, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू। अच्छा मार्क्स तो बता दो किसके कितने, चलो कैलकुलेट करके ग्रुप में डालना, अपने अपने शीट्स ले लो और कैलकुलेट करके ग्रुप में। 5.5, ओके, आपके 4.5। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।